बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस यूनिट 11 कोड 203। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 2 असबाब पढ़ लिए थे। अब तीसरा है हिफाजती तदाबीर, इलेक्ट्रिक करंट के असरात। पिछले सफ़ात में आपने बिजली के कई असरात का जायज़ा लिया है जिनको मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसकी फ़हरिस्त बनाएं तो कुछ यूँ होगी। अलिफ, इलेक्ट्रिक करंट से हरारत पैदा होती है। ये असर बिजली के चूल्हे, हीटर और टोस्टर वगैरह में इस्तेमाल होता है। बे, बिजली से रोशनी पैदा हो सकती है, मसलन बिजली के बल्ब या ट्यूबलाइट हैं। जीम, बिजली से मकनातीसी क़ुव्वत पैदा होती है। यह असर बरक़ी मकनातीस, बरक़ी मोटर और मुतअद्दिद बरक़ी आलात में इस्तेमाल होता है। नंबर दाल, बिजली से मैकानिक क़ुव्वत, धक्का कशिश पैदा होती है। यह असर पंखे, बरक़ी मोटर वगैरह में इस्तेमाल होता है। रे, बिजली से मकनातीसी मौजें पैदा की जा सकती हैं। इससे पहले आप बिजली से मुतालिक चंद हिफाजती तदाबीर का मुताला कीजिए। 3.1 आम हिफाजती उसूल। जहाँ बिजली के सही इस्तेमाल से हमें बहुत से कामों में मदद मिलती है, वहाँ उसके गलत इस्तेमाल से हादसात और मौत भी वाक़ होती है। इंसानी जिस्म में इलेक्ट्रिक करंट के गुजरने से झटका महसूस होता है, जिसकी शिद्दत इलेक्ट्रिक करंट की मकदार पर मुनहसर है। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर ज़्यादा होने से इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा होगी, यानी जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा करंट होगी और उतना ही ज़्यादा वो ख़तरनाक होगा। लिहाजा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मसलन घरेलू बिजली के पोटेंशियल से एहतियात कीजिए। बिजली का काम मुनासिब नॉन कंडक्टर अशिया, गैर मौसिल अशिया जिसको हम कहते हैं, मसलन रबड़ के दस्ताने, लकड़ी की सीढ़ी वगैरह के ज़रिए कीजिए। चंद हिफाजती उसूल ये हैं। नंबर 1, घर के बाहर बिजली के खंभे, तनसीबात और खुसूसन गिरी हुई तारों को छूने से परहेज़ कीजिए और बच्चों को उनसे दूर रखिए। खुला हुआ बिजली का बॉक्स या गिरी हुई तारें देखें तो फ़ौरन बिजली फराहम करने का सरकारी इदारा जो है उसको इतला दें। अगर आप कराची से बाहर रहते हैं तो आप वापडा बैंक को इतला दीजिएगा। अगर आप कराची में रहते हैं तो के इलेक्ट्रिक वालों को आप इतला दीजिए। इसी तरह और दूसरी जो कंपनीज़ हैं जिन सूबों में काम कर रही हैं, फ़ौरी तौर पर उनको इतला देनी चाहिए। नंबर 2 है, आसमानी बिजली की गरज चमक के दौरान दरख्त के नीचे या नदी नाले में ना ठहरिए, ये ख़तरनाक हो सकता है। नंबर 3, बच्चों को बिजली के आलात, तारों, प्लग वगैरह से दूर रखें। अक्सर छोटे बच्चे ऐसी चीज़ों से खेलते हुए हादसात का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो बिजली के ख़तरात को नहीं समझ सकते हैं। नंबर 4 है, अंधेरे में बग़ैर रोशनी के इलेक्ट्रिक सर्किट्स पर काम ना कीजिए। नंबर 5, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को हाथ लगाने या आला लगाने से पहले मेन स्विच और मुकामी स्विच बंद कीजिए। काम करने या आला लगाने के बाद स्विच खोल दें। नंबर 6, बरक़ी आलात को ज़रूर अर्थ कीजिए। नंबर 7, किसी एक मुकामी पॉइंट पर ज़्यादा आले ना लगाएं। ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट से तारें गर्म होकर शॉर्ट सर्किट और आग लगने का ख़तरा है। नंबर 8, फ्यूज़ में मुनासिब किस्म के तार लगाइए, ना कि आम तार, जिससे फ्यूज़ का हिफाजती मकसद ख़त्म हो जाता है। नंबर 9, कटी और घिसी हुई तारें, ढीले प्लग और जोड़ फ़ौरन तब्दील कीजिए। नंबर 10, पानी अच्छा कंडक्टर है, इसलिए नमी की वजह से हादसात पेश आते हैं। लिहाजा इलेक्ट्रिक सर्किट्स को हर तरह की नमी से बचाइए। नम दीवारें, बावर्ची खाने और गुस्ल खाने में ख़ास एहतियात कीजिए। बरक़ी आलात को पानी से ना धोइए, कपड़े से साफ़ कीजिए। कभी भी गीले हाथ या जिस्म से स्विच, प्लग वगैरह ना छूइए। नंबर 12, हाथों पर रबड़ या प्लास्टिक के दस्ताने और बग़ैर कील के जूते पहनकर इलेक्ट्रिक सर्किटों पर काम कीजिए। नेक्स्ट, लकड़ी के स्टूल या सीढ़ी, बोरी या मोटी कागज़ की तह पर चढ़ कर काम कीजिए। दीवार को छूना इतना ही ख़तरनाक है जितना बराह रास्त ज़मीन को छूना, क्योंकि करंट जो है वो दीवार में भी फैल जाता है। गीली दीवारों में अक्सर आप देखें बारिशों में करंट आता है ना, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। नंबर 13, इलेक्ट्रिक सर्किट पर काम के लिए ऐसे औजार इस्तेमाल कीजिए जिनके दस्ताने नॉन कंडक्टर अशिया, रबड़, प्लास्टिक, चीनी, मिट्टी वगैरह के बने हुए हों या उन पर कोई इंसुलेटर की तह चढ़ी हुई हो। नंबर 14, शॉर्ट सर्किट से पैदा होने वाली आग को पानी से ना बुझाइए, ऐसा करने से बिजली फैलने का ख़तरा है। नंबर 15, किसी शख्स के कपड़े जलते हों तो उन पर मोटा कंबल या बोरी वगैरह लपेट दीजिए। अब नंबर 3.2 है,
جھٹکے سے الگ کرنا. اگر کسی شخص کو جھٹکا لگے اور آپ وہاں موجود ہوں تو اسے چھونے سے پہلے اسے الیکٹرک سرکٹ سے علیحدہ کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ خود بھی جھٹکے کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے لیے مقامی سوئچ یا مین سوئچ فوراً بند کر دیجیے یا احتیاط سے پلگ کو پوائنٹ سے نکالیے. اگر یہ سب کچھ نہ ہو سکے تو کسی لکڑی، بوری یا موٹے کاغذ پر چڑھ کر اس شخص کو اس کے کپڑوں انسولیٹر سے پکڑ کر علیحدہ کریں اور جسم کو نہ چھوئیں. اگر اس کے کپڑے گیلے ہوں تو کسی خشک کپڑے یا کاغذ کی تہوں سے اسے پکڑ کر یا خشک کپڑے کے ذریعے اسے الیکٹرک سرکٹ سے الگ کیجیے. یعنی آپ نے ہرگز بھی گیلے کپڑوں والے شخص کو نہیں چھونا ہے اگر اسے کرنٹ لگے. ہاں، آپ کوئی سوکھا جو کپڑا آپ کے پاس ہو جو کہ گیلا نہ ہو اسے آپ اس کے جسم کے گرد ڈالیے اور اسے کھینچ لیجیے، تو اس طرح وہ سرکٹ سے الگ ہو جائے گا. پہلی فرصت میں تو کوشش یہی کیجیے کہ آپ مین سوئچ آف کر دیجیے. جو ہی آپ مین سوئچ آف کریں گے بجلی پورے گھر کی بند ہو جائے گی اور یقیناً مین سوئچ اس سے دور ہی ہوگا، تو آپ خود بخود ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کی زندگی کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. 3.3 ہے ابتدائی امداد کے عمومی اصول کیا ہیں. اہمیت کے لحاظ سے ابتدائی امداد کے 3 مراحل ہیں. نمبر 1، مریض کو مزید نقصان سے بچانا، الیکٹرک سرکٹ سے الگ کرنا، آگ بجھانا. نمبر 2، سب سے خطرناک علامت کو دور کرنے کے اقدام سانس روکنا، بے ہوشی وغیرہ ہے. نمبر 3، کم خطرناک علامات کو توجہ دینا، مثلاً جھلساؤ، چوٹ وغیرہ. اس دوران جتنی بھی جلدی موقع ملے ڈاکٹر سے مدد حاصل کریں. اس ترتیب کا ہمیشہ خیال رکھیں. اسپتال کے راستے میں بھی ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ زخم کو توجہ دیتے رہیں اور ادھر مریض سانس نہ لینے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے. سانس کا ضرور خیال کریں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ زبان الٹ جاتی ہے، وہ حلق میں پھنس جاتی ہے نیچے گر کر، تو فوری طور پر اس کے منہ میں آپ انگلی ڈالیں اور صاف اپنی انگلی جو ہے وہ ڈالیں اور اس کی زبان کو باہر نکالیں تاکہ سانس زبان کی وجہ سے اس کی گلا چوک نہ ہو جائے اور اس کی سانس نہ رک جائے. نمبر 3.4 ہے سانس رکنے پر آپ نے کیا کرنا ہے. سانس کی نالی میں رکاوٹ کو دور کیجیے. ہر شخص جس کی سانس میں رکاوٹ ہے ساتھ ہی بے ہوش بھی ہوگا. بے ہوش کی زبان اکثر تالو کے ساتھ لگ کر سانس کو نالی کو روک دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سانس نہیں لے پاتا، ہوش میں نہیں ہو سکتا. اس کا علاج آسان ہے. آپ چت لیٹے ہوئے شخص کا سر جتنا ہو سکے پیچھے کی طرف کھینچیں، ساتھ ہی نچلا جبڑا اوپر کر کے اوپر اور نیچے کے دانتوں کو ملائیے. اس پوزیشن میں زبان سانس کی نالی کو روک نہیں سکتی. اس کے علاوہ اگر منہ میں مصنوعی دانت وغیرہ ہیں تو انہیں انگلی ڈال کر فوراً نکالیے. اگر ان اقدامات کے باوجود سانس بحال نہیں ہوتی تو اگلا قدم اٹھائیے سانس دلانا. سانس دلانے کا سب سے جدید، بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی سانس بھر کر مریض کی ناک سے اپنا منہ لگا کر اور اس کا منہ اپنے ہاتھ سے بند کر کے آہستہ سے گہری سانس اس کے اندر بھریے یہاں تک کہ اس کا سینہ اوپر اڑتا نظر آئے. ناک کے بجائے منہ سے منہ لگا کر ناک کو بند کر کے بھی سانس دی جا سکتی ہے. سانس بھرنے کے بعد اپنا منہ ہٹائیے. مریض کی سانس خود بخود پھیپھڑوں سے نکل جائے گی. نکلنے کے بعد دوبارہ اسی طرح سانس دیتے رہیے. 3.5 بے ہوش ہونے پر سانس کی نالی میں رکاوٹ کو دور کیجیے. اگر مریض بے ہوش ہے تو اس کے بچاؤ کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیجیے. ہر بے ہوش مریض کو جو سانس لے رہا ہو فوراً مخصوص بے ہوشی کی پوزیشن میں لٹائیے. بے ہوشی کی مخصوص پوزیشن 11.16 ہے. اچھا، اب 11.16 کیسی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ جس طرح آپ الٹے لیٹ جاتے ہیں تو الٹے لیٹیے، الٹے لٹا دیجیے. سر کا رخ ایک طرف کر دیجیے، دائیں جانب یا بائیں جانب کر دیجیے. تھوڑی کو اس کی اوپر کی طرف کر دیجیے اور ہتھیلی کو نیچے بچھا دیجیے. ایک ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو زمین پر بچھا دیجیے، تھوڑا سا اونچا کر کے، ہاتھ سے اونچا کر کے تھوڑا، اور الٹے ہاتھ کو پیچھے کی طرف لمبا کر دیجیے. اسی طرح سیدھے ہاتھ کی ٹانگ جو ہے گھٹنا اس کو فولڈ کر دیجیے ایسا کہ وہ 90 ڈگری کا اینگل بنائے اور الٹی والی ٹانگ کو اس کا بالکل سیدھا کر دیجیے. ہرگز بھی تکیہ اس کے سر کے نیچے مت رکھیے. بغیر تکیے کے آپ نے اس کو لیٹانا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ کسی شخص کو لٹاتے ہیں یعنی کہ آپ نے اس کو سیدھا لٹانا ہے، اس کے سیدھے ہاتھ کو لمبا رکھنا ہے، الٹے ہاتھ کو آپ نے فولڈ کر دینا ہے. فولڈ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل ایسے جیسے کہ ہم نماز کے لیے اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں نا، کان کی طرف، تو اس طرح کے لیول سے اس کو چہرے کے برابر میں رکھ دینا ہے. اسی طرح ٹانگ کو بھی اٹھا کے اس کو بھی 90 ڈگری کا اینگل بنا دینا ہے. جس طرح کہ آپ کو دیکھیں گے اگر آپ تو ایسا لگے کہ جیسے یہ شخص دوڑ رہا ہو، ایسی پوزیشن آپ کو محسوس ہوگی. تو اس شکل میں آپ رکھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس شخص کو
की बचने में मदद करेंगे। नंबर 3 है, बेहोश मरीज़ को कभी अकेला नहीं छोड़िए। उसकी सांस को गौर से देखते रहिए कि सांस दिलाने की ज़रूरत तो नहीं है। सांस रुकने पर पिछले सेक्शन के मुताबिक सांस दीजिए, खुद से सही सांस लेने लगेंगे। यानी पिछले सेक्शन के मुताबिक मतलब ये कि उसके मुंह में आप मुंह अपना रख कर और उसको अपने पहले खुद बड़ा सा सांस ले लीजिए, फिर उसके मुंह पर अपना मुंह रख के अपनी सांस उसको छोड़िए, तो वो सांस उसके पेट में जाएगी और फिर वो खुद और फिर हल्का सा उसके आप पेट को जब प्रेस करेंगे तो सांस वापस बाहर भी आएगी। इसको आपने 2-3 मरतबा करना है। खुद से सही जब वो सही सांस लेने लगे लेकिन बेहोश हो तो फिर से बेहोशी की पोजीशन में लेटाइए। बेहोशी के हालत में या सांस की शिकायत के दौरान कभी भी कोई खाने या पीने की चीज़ मरीज़ के मुंह में डालने की कोशिश ना कीजिए। इससे सांस की नाली बंद होने का ख़तरा है, इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। नंबर 4, ऐसे मरीज़ ख़्वाह कितना ही कम अरसा बेहोश क्यों ना रहा हो, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। ये उसूल सिर्फ बिजली के झटके के लिए नहीं बल्कि तमाम ऐसे हादसों के लिए मुफीद है जिनमें सांस रुकती हो या बेहोशी पाई जाती हो। इसके बाद है 3.6 झुलसाव। जहाँ पर जिस्म में इलेक्ट्रिक करंट दाखिल होती है वहाँ और ख़ारिज होती है वहीं जलने के आसार हो सकते हैं। अगर कपड़ों को आग लग जाए तो जिस्म का बड़ा हिस्सा भी झुलस सकता है। जलने की संगीनी जिल्द पर झुलसाव के फैलाव से नापी जाती है, क्योंकि जिल्द जिस्म का अहम उज़्व है जो जरासीम को रोकता है और जिस्म की रतूबतों को महफूज रखता है। जलने की तकलीफ़ भी शदीद होती है और ऐसा मरीज़ बहुत डर जाता है। लिहाजा जरासीम से बचाव, जिस्म में पानी की मकदार बरकरार रखना, तकलीफ़ को दूर करना और तसल्ली देना ज़रूरी है। नंबर 1, जले हुए हिस्से को फ़ौरन ठंडे पानी में देर तक 15 मिनट से कम नहीं डुबोइए। इससे तकलीफ़ कम होगी और जलने के असरात भी कम होंगे। ये कदम जलने के फ़ौरन बाद उठाना चाहिए। कुछ देर बाद इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि जब बॉडी के अंदर आपकी गर्मी गई और अगर आपने फ़ौरन उसको जो है पानी में डाल दिया तो क्या होगा कि वो हीट जो है वो पानी में चली जाएगी और उस शख्स के अंदर उसकी चीज़ों को पकाएगी नहीं, जलाएगी नहीं। ये बिल्कुल जैसे खाना पकता है ना, ऐसे वो बॉडी के अज़ा को जो करंट जब जिस्म से गुजरता है तो वो उसको पका देता है, बॉईल कर देता है। तो आपने फ़ौरन उसकी गर्मी को निकालना है। नंबर 2, जले हुए चिपके हुए कपड़ों को उतारने की कोशिश ना कीजिए। जलने से इन पर जरासीम मर चुके हैं। इनके ऊपर से साफ़ पट्टी या धुले हुए इस्त्रीशुदा सूती रुमाल, चादर या तकिए के ख़िलाफ़ रखिए, लेकिन रुई या रेशेदार कपड़े ना रखिए। जली हुई बाजू, टांगें वगैरह धुले हुए इस्त्रीशुदा तकिए के ख़िलाफ़ों से ढकिए। ऊपर से रुई या कोई नरम चीज़ रखी जा सकती है। नंबर 3, छालों को हरगिज़ ना फोड़िए वरना जरासीम दाखिल होंगे। नंबर 4, कोई लोशन, चिकनाई या कर्मकश दवा ना लगाइए, यानी कि कोई भी आपने दवा अप्लाई करनी नहीं है जब तक कि कोई डॉक्टर आपको नहीं बता देता। नंबर 5, ज़ख़म पर आपका सांस या खांसी वगैरह ना आए, क्योंकि उससे जरासीम उस ज़ख़म पर जाएंगे और उसके लिए मरीज़ के लिए नुकसान का बाइस बनेंगे। नंबर 6, ज़ख़म को हाथ से ना छूइए। हाथों पर बहुत से जरासीम होते हैं। जरासीम से महफूज रखने से दाग बहुत कम पड़ते हैं। नंबर 7, जिल्द की तबाही से जिस्म की रतूबतें निकलती हैं। मरीज़ होश में हो तो उसे हर 10 मिनट बाद आधा कप पानी, दूध या हल्की चाय, ज़्यादा नहीं देते रहिए, लेकिन बेहोशी में नहीं। नंबर 8, मरीज़ को तसल्ली दीजिए, उसे ज़रा से अस्पताल ले जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर नंबर 11 भी मुकम्मल हुआ। इसकी खुद आजमाइयों के जवाबात भी हम आपको एक साथ ही जो है वो देंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।